Morning from Nirmala Thakur. I'm the founder and chief mentor of EduExcel. Uh, I am a humanistic educator with more than 30 years in the field of education. With the, I have worked in several cities in India and about 5 years in Dubai. And I believe that each person makes a difference into the lives of the students, maybe the teachers or the parents or the environment at large. High impact academic curriculum which triggers the mind is essential for every type of school. Having worked in Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand in India, working as a principal and director of a nursery school in Dubai, consolidated the fact that the high impact schools focuses on the universal principles coming from different parts of universal principles which is applicable to children coming from different parts of Asia and Middle East. As a part of the founding team of an international school in Dubai, in the capacity of a headmistress, I strengthened my belief that student motivation and learning, coupled with innovative practices, can build great teams. ICSE curriculum with enrichment from IB's PYP and MYP approach enriched the school curriculum. As the founding principal of Ambassador Kindergarten Dubai, I had the privilege of setting up the first Reggio Emilia inspired curriculum of Northern Italy, along with the existing high impact early childhood curriculum which the Ambassador group of schools had. I firmly believe that a self motivated teacher will always survive in all turbulent times. In this talk show, we'll bring you teachers from various parts of India, especially rural India. It is my personal belief that one man makes the difference in the community. In this first episode, I have a brilliant teacher uh, from Nevada district of Bihar. This talk show will be in English and Hindi. तो श्रीकांत जी हमारे साथ हैं एंड श्रीकांत जी वेलकम टू द शो नमस्ते श्रीकांत जी एक प्रेरक शिक्षक और पर्यावरण योद्धा हैं उनके बारे में क्या ही बोला जाए इन्हें 2023 में जिला का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक एवं 2024 में राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको पर्यावरण संबंधी काम की सराहना प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी की और इस बाबत तत्कालीन जिलाधिकारी ने जिला अधिकारी से इनके कार्यों की रिपोर्ट भी मांगा श्रीकांत का बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें शिक्षित करना और उनके साथ मिलकर सामाजिक बदलाव लाना उनकी जुनून है श्रीकांत ने अपने शिक्षण यात्रा में न केवल बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया बल्कि पर्यावरण संरक्षण सामाजिक जागरूकता और समग्र विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान किया है उनकी उपलब्धियों में तो अनगिनत चीजें हैं जिन्हें मैं एक स्लाइड के द्वारा दिखा दूंगी उनके पास कई चुनौतियां भी थी पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्हें निभाया ये सफर आज का ये सफर हम श्रीकांत जी के से बातचीत करके पूरी करेंगे और वो एक इंस्पिरेशन है अपनी कम्युनिटी के लिए और उनके डेडिकेशन की वजह से उन्हें ये अवार्ड भी मिला है श्रीकांत जी से बात करने से पहले मैं कुछ स्लाइड्स उनके कामों की शेयर करती हूँ उसके बाद हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे ठीक है श्रीकांत जी इट्स ओके ओके तो आप देखिए कि
सुरक्षित शनिवार, ये चाइल्ड इमोशनल व्हील, फैंटास्टिक हैप्पीनेस ग्राफ, कितना तरीके से मेजरमेंट के साथ में इन्होंने पेश किया है। ये देखिए इनकी जीवन मेडिटेशन कैसे करते हैं, बच्चे कैसे गले मिलते हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान से लगाव, जुड़ाव, मानसिक विकास, सुरक्षा, भूकंप से बचाव, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, हाथों की सफाई, कोविड टाइम्स में हमने ये बहुत किया था। भगदड़, अगर एक आप जा रहे हैं और भगदड़ आ जाए, वंडरफुल, पटाखों से बचाव, सफाई अभियान, यस, डूबने से बचाव, करंट से बचाव, सड़क सुरक्षा, रसोई गैस सुरक्षा कैंप, स्वस्थ परीक्षण शिविर, डेंगू से बचाव, नशा मुक्ति, से नो टू प्लास्टिक्स, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पोषण, बैलेंस डाइट, पोषण वाटिका, वंडरफुल, बैगलेस सैटरडे, सेव वाटर कैंपेन, जल बचाओ। जल बचाओ के बारे में तो बहुत चर्चा थी न्यूज में। थैंक यू, बहुत सुंदर। तो अब हम चलते हैं, अब श्रीकांत जी से बातचीत करते हैं। श्रीकांत जी, मैं बहुत ही प्रभावित रही आपकी जो जो आपने किया स्कूल में। मुझे लगता है मैंने भी कई चीजें नहीं की जो आपने गांव में किया। मैंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें, उनमें से मुझे आपसे सीखनी होगी। तो ये एक बातें होंगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आपके बहुत शुरू से, कि आप जब छोटे बच्चे थे आपने कौन कौन से स्कूलों में पढ़ाई की, और अपने बारे में थोड़ी सी बताइए, परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी। आ, मैंने बचपन में पढ़ाई मैंने बहुत देर से की। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि क्लास मतलब 7 वर्ष में मैंने स्लेट और पेंसिल पकड़ना सीखा था। तो स्वाभाविक तौर पे मैं शैतानी बहुत सीख गया था जब स्कूल नहीं गया था उतनी उम्र तक। तो मेरे साथी लोग बहुत कम उम्र में स्कूल जा रहे थे। मेरे पिताजी ने तय किया था कि मुझे मेरा बचपन जीने देंगे, और मैं 7 साल में विद्यालय गया। एक छोटा सा विद्यालय था जहाँ वही जो होता है, तो एक रिक्शे में भर करके जाया करता था। दीदी लोग जाती थी वहां बैठ करके दोपहर में, बड़ा सा 5 खाने का टिफिन, सब भाई बहन। उस विद्यालय का नाम क्या था वो भी बताइए। मॉडर्न फ्लावर्स एकेडमी। अब वो विद्यालय बंद हो चुका। तो बचपन में उसे पढ़ता था, और उस विद्यालय में मेरी एक सहपाठी थी क्लास 1 की, और उनके पिताजी जॉब करते थे, प्रोफेसर थे। तो वो टाटा और बाय बाय करती थी। तो हम लोग पूछते थे कि बाय बाय और टाटा मतलब होता क्या है। तो उसने बताया कि क्यों टाटा किया जाता है और क्यों बाय बाय किया जाता है। तो ये सफर रहा। और बचपन में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, ध्यान ही नहीं देता था। मैं आपको बताऊं कि क्लास 7 तक मुझे 3 के पहाड़े से अधिक याद नहीं था। तो हाँ, तो पता नहीं किस कारण से मैथ्स पे मैं ध्यान ही नहीं देता था। बहरहाल मेरे लिए टीचर अच्छा था। मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि जब मैं बचपन में था तो मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ उपलब्ध कराया था। घर में ट्यूशन भी सारे भाई बहन पढ़ते थे सिवाय मेरे। मैं बहुत शैतान और नटखट था। मैं घर में ट्यूटर आते थे तब भी मैं नहीं पढ़ता था, और कहता था नहीं मुझे मजा नहीं आता है, क्योंकि वो पीटते थे, बच्चों को पीटते थे और होमवर्क देते थे, और मुझे ये दोनों पसंद नहीं था, ना होमवर्क और ना ही पिटाई। तो 10th तो आपने कहाँ से किया?
हाँ, तो उसके बाद आगे बढ़े तो 10th मैंने श्री गणेश बीके साहू, अभी इंटर स्कूल है, उस समय माध्यमिक ही हुआ करता था, वहां से मैंने की। किस बिहार के किस जिले में, क्योंकि हमारे श्रोता अन्य पार्ट से भी होंगे, तो थोड़ा बिहार के बारे में जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। जी, मैं बिहार के नवादा जिला से हूँ, जिसमें नगर परिषद, अभी नगर पंचायत वारसलीगंज, वहाँ का एक रिपुटेड स्कूल है मैम, श्री गणेश बीके साहू इंटर स्कूल, जहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े पद पे भी हैं। तो वहां से मैंने इंटर पास की, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन उसी स्कूल से हुआ। उस समय क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ाई होती थी। तो वहाँ जो टीचर्स थे मैम, मैं उनको टीचर नहीं कहता, मैं कहता हूँ वे सब भागवत थे। मैं घर पढ़ता नहीं था, लेकिन एक विशेषता थी मेरी कि मैं क्लास बंक नहीं करता था, और ना ही लेक्चर के समय मैं गप करता था दोस्तों के साथ। तो मैं लेक्चर सुनता था टीचर का, और घर में भी नहीं पढ़ता था, और जो कुछ भी आज हूँ, तो शिक्षक जो क्लासरूम में बात कर रहे होते थे, तो उससे मैं हूँ। तो वो शिक्षक नहीं थे ना, वो भगवान थे। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, श्री डीपी शर्मा सर। वो हर शनिवार को पेड़ के नीचे कहानियां सुनाया करते थे, मोटिवेशनल कहानी। अ, मेरे व्यक्तित्व का 80% और मेरी हिंदी का 90% सिर्फ उनके कहानी सुनाने से मेरे अंदर है। तो अच्छा, वो तो उसका मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आपने अपना ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई कहाँ की? हाँ, मैंने फिर इंटर नवादा जिले के ही वारसलीगंज प्रखंड में एस एन सिन्हा कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। मैंने आर्ट्स लिया, और मैंने वहां से इंटरमीडिएट किया। फैमिली बैकग्राउंड मेरा शुरुआत में बहुत अच्छा था। मैट्रिक आते आते मेरा फादर का बिजनेस कोलैप्स हो गया, तो मैं बुरी स्थिति में था। मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म भरने का पैसा भी मेरे दोस्त ने दिया। मैं ले नहीं रहा था, और दोस्त ने चुपके से मेरा फॉर्म भर दिया। इंटर मैंने किया, फिर से स्थिति कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं लगातार कई बार, 2 बार मैं बीए का, कभी पार्ट 2 कभी पार्ट 1 में फॉर्म नहीं भर पाया। तो मैंने ग्रेजुएशन मैम 2014 में आकर के किया, बहुत देर से। तो ये स्ट्रगल भी रहा। बचपन बहुत अच्छी बीती थी। फिर आपने लेकिन अपना एजुकेशन, आपका पहला टीचिंग का पोस्ट कौन सा था? हाँ, 2014 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, प्राथमिक विद्यालय। हम्म, उस वहां से रिजाइन कर दिया। महा सॉरी, नाम अभी आ नहीं हाँ, रहा। नाम मत लीजिए, ठीक है। अ, तो पकड़ी तो आप नवादा, मैं वहां जब अभी हो जाता। गया 2025, 2014 में आपने शुरू किया, तो लगभग 11 साल का आपका सफर है इधर, है ना? जी, तो 11 साल में आपने कितने स्कूल्स में काम किया होगा? मैंने 4 स्कूल में काम किया। मैंने जैसे हम्म, बताया कि 2014 में जब मैं ज्वाइन किया, तो वो बहुत इंटीरियर था। मतलब नदी या नहर के बीच से उतर करके जाना होता था। रास्ते से जब गुजरता था, तो कहीं सियार किसी खोह में घुस रहा हो, लंबे लंबे सांप इधर से उधर जा रहे हो, इतने सारे सांप। तो मैं मेरा दिल तो दहल जाता था स्कूल पहुंचते पहुंचते। वो हम्म, गांव के बच्चों ने बाजार नहीं देखा। मैं जब वहां हम्म, ज्वाइन किया, तो ये लगा कि क्या, बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। मुझे लगा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तब मुझे पता चला कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे के पास तो इतना ज्ञान है, हम सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इतनी तेजी से उन बच्चों ने सीखा। वहां से शिक्षा और शिक्षक के प्रति मेरे विचार भी बदल गए। कैसे बदल गए? मतलब उसके पहले आप क्या सोचते थे? उसके जिस तरह पहले से मैं सोचता। मैं कभी भी नहीं सोचती थी जीवन में कि मैं एक टीचर बनूंगी। वो मेरे प्रायोरिटी में लास्ट था। जब तक कि एक अच्छा टीचर नहीं मेरी जिंदगी में आ गया और मेरे को मुझे
उन्होंने लगा कि नहीं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। असल में बच्चे ही बताते हैं हमें कि हम अच्छे टीचर हैं या फिर करते हैं। मुझे लगता है मेरे किंडरगार्टन में थी तो मेरे बच्चों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ सकी। तो मुझे लगता है आप में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बच्चों ने आपको बांध लिया। अ, मैं एजुकेशन के बारे में बताऊं कि मैं शिक्षण में बहुत पहले से आना चाहता था। हालांकि मैं बिजनेस कर रहा था, एग्जाम हुआ, पास हो गया। लेकिन बिजनेस करते हुए हुआ क्या कि मेरी भतीजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और उसको बहुत होमवर्क मिलता था और मुझसे बहुत जुड़ी हुई थी। तो मैंने देखा कि इसकी पिटाई होती है और इसको इतना हेडेक है, इतना लोड है होमवर्क का। तो मुझे गुस्सा आया। मैं प्राइवेट स्कूल गया और मैंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि भतीजी मेरी जो है वो पढ़ाई के बोझ से दब रही है, वो दबे नहीं। तो मुझे लगा ना, टीचिंग प्रक्रिया ये प्राइवेट स्कूल का ठीक नहीं है। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस स्कूल में अपने बच्चे के लिए 3 साल वहां पढ़ाया। 1 साल मैंने अपनी उस बच्ची को पीटा, ये नहीं बना पा रही हो, वो नहीं कर पा रही हो, वो नहीं कर पा रही हो। 5-6 महीने मैंने जब उसको पीटा, और जब भी मैं पीटता था मुझे रुलाई रात को अकेले में आती थी। तब मैंने जाना कि बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए। आज उस बच्चे की शादी हो गई, मैंने कहा कि बेटा, मुझे शिक्षक तुमने बनाया, अगर तुमको नहीं पीटता तो आज मैं सारे बच्चे को पीटता रहता। तो वहां से मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षक बनूं। हाँ, किस्मत से मैं बन गया। मैं तो फिर बाकी स्कूलों में आपने जब आप किसी भी स्कूल में जाते हो तो आप उस स्कूल का पहले स्ट्रेंथ देख के एसेस करते हो, क्योंकि आप सरकारी तंत्र में हो, वहां आपका चॉइस चलता नहीं है, आपकी पोस्टिंग होती है। तो जब आप नए जगह पे जाते हो, हर जगह जो आपको मोटिवेट किया कि मुझे, ठीक है नौकरी का प्रेशर तो है, पर मुझे यहाँ रोज दिन कुछ मेरे को आकर्षित करे, वो कौन सा चीज था हर जगह जो आपको आकर्षित करता था कि मैं वहां जाऊं और पढ़ाऊं बच्चों को और बच्चों के साथ रहूं? ऐसा कुछ था? जैसे मैंने मेरे जब लिए एक स्कूल में मैं गई, मुझे लगा सब कुछ तो खंडर होने वाला है, पर यहाँ का एक पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ शाम को चिड़िया आती होगी। तो मुझे वो चीज आकर्षित कर गया और मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ काम करती हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बिल्कुल सबके साथ होता है। मैंने जब पकरी वर्मा, नवादा जिला का ही पकरी वर्मा प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय ढोढ़ा, मैंने जब पहली ज्वाइनिंग मेरी वहां हुई, तो मैंने जैसा बताया कि इंटीरियर था, वहां के बच्चों ने बाजार नहीं देखा था। तो मैं नहर पार करके 2 बार नहर पार करके जाता था, पूरे नहर में बाइक उतारना और फिर ऊपर चढ़ाना, और छोटी पगडंडियों से बाइक चलाना, ये बहुत खतरनाक था। और पूरे रास्ते में सांप और लोमड़ी का मिलना और एक भी आदमी नहीं दिखना। तो जब वो करके मैं विद्यालय जाता था, तो वहां बैठ करके चुपचाप से मैं देखता था, वहां के जीवन के बारे में सोचता था, ये लोग जी कैसे रहे हैं। बाजार से संपर्क नहीं है और बाजार यहाँ के बच्चों ने नहीं देखा। तब मैं इंस्पायर हुआ और मुझे ये नहीं लगा कि मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है स्कूल आने। मैं ये देखने लगा कि ये लोग जब जी रहे हैं इतने अभाव में, तो इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनसे तो बहुत अच्छी स्थिति मेरी है। तो उस विद्यालय में मुझे ये इंस्पायर किया कि ग्रामीणों की जिजीविका, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उसके बाद मैं ओके। रिजाइन देकर दूसरा विद्यालय आया, बहरोइच, वात्सलीगंज प्रखंड में है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहरोइच। जब बहरोइच आया तो वहां भी मैंने देखा कि सड़कें नहीं हैं। और 2014 में उस गांव में पहला बार, जिस साल मैंने ज्वाइनिंग की थी, पहला व्यक्ति कोई मैट्रिक हुआ था। मुझे घोर आश्चर्य हुआ, कितने सालों बाद तो ये पिछड़े लोग हैं। और जब बच्चों को वहां मैंने देखा, मैले कुचैले, और जिस बेतरतीब ढंग से, और वो स्कूल जब आते थे तो मुझे उसके कपड़े नहीं दिखते थे, मुझे उसकी आंखें दिखती थी।
और जब आंखों में मैंने झांका तो मुझे पता चला कि ये लोग भी बेहतर दुनिया चाह रहे हैं। कैसे हो इनको पता नहीं। तब मैंने शुरुआत करी उनसे सीख करके कि स्थिति जो भी हो, हर कोई चाहता है अपने जीवन में बेहतरीन के लिए और प्रयासरत रहता है, हमको उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। तो दूसरा विद्यालय से मुझे ये इंस्पायरेशन मिला। और तीसरे विद्यालय से? हाँ, उसके बाद मैं वहां से, वहां बमुश्किल 40 बच्चों का, 40 घर थे, बच्चे बहुत कम थे, तो उस पूरे विद्यालय को मैंने रंग रोगन खुद ही किया। बड़ी बड़ी दीवारों पे सीढ़ी लगा के, डबल टेबल लगा के बच्चों को भी कुछ सिखाया। लेकिन वहाँ बच्चे बहुत कम थे। वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लोपुर, जो वार्सलीगंज प्रखंड में है, हमारे ही जिला का। वहां आते के साथ मैंने देखा कि बच्चों की संख्या कम। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि मिडिल स्कूल है और वो गांव बहुत बड़ा था, और पोषक क्षेत्र में भी 2 3 4 गांव थे। मैंने जब पता किया तो पता चला कि 2 पोषक क्षेत्र के, मेरे विद्यालय बल्लभपुर के 2 पोषक क्षेत्र के 2 गांव के बच्चे किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि पोषक क्षेत्र इसका और पढ़ रहे हैं किसी दूसरे विद्यालय में। तो पता चला कि उनकी कुछ अलग अलग जो भी है, तो इस कारण से तो मैंने पहला प्रयास किया, ग्रामीण के साथ मीटिंग करी और ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो पता चला उससे कि विद्यालय में बच्चों को आकर्षण नहीं दिख रहा। शिक्षक हर जगह बेहतरीन है। मैं जहां भी गया, हमारे कलीग जो भी मुझे मिले बेहतरीन, एकेडमिक साउंड, मुझसे सारे शिक्षक बेहतरीन थे। सिर्फ अंतर यह था कि विद्यालय में बच्चों को आकर्षण नहीं दिख रहा था। तो मैंने पता किया कि विद्यालय में बच्चों को आकर्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए वो आ नहीं रहे। तो तब फिर मैंने आपने बहुत क्या सारे, किया? आकर्षण मैंने, पैदा करने के लिए क्या किया? हाँ, मैंने ब्रश उठाया, पेंट उठाया और फिर से दीवालों को रंगना शुरू किया। और इस बार मैंने तय किया था कि इस बार मैं सारा विद्यालय खुद नहीं करूंगा। तो मैंने मात्र 4 पेंटिंग करी और बच्चों को सिखाया, और बच्चों ने दीवार के हर एक कोने में पेंटिंग कर ली है। आप कभी वहां आएंगे तो आप देख पाएंगे कि बाहर के बहुत सारी दीवारों पे। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा वहां काम किया। मैंने एजुकेशन पे पहले बात ही नहीं करी, मैंने ग्रामीणों से बात की। विद्यालय के बारे में पहले बता लो, तो बच्चों से आर्ट करवाया, क्योंकि मेरा मानना है ना कि हम जब पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले, चलने के पहले हम डांस सीखते हैं या करना चाहते हैं। जब हम लिखने के लिए, मुझे कुछ दिया जाता है तो हम लिखने के पहले आर्ट करते हैं। जब हम बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने के पहले हम सिंगिंग करते हैं। तो मैंने प्रकृति के हिसाब से इन चीजों को पकड़ा और बच्चों को उन्हीं चीजों में आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उनकी रूप शिक्षा में जगह। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने आपके एक पेरेंट से भी पेंटिंग सीखा। कोई आपके एक पेरेंट हैं, एक मदर थी, उनसे आपने आर्ट सीखा। तो एक टीचर होके आपको एक पेरेंट से सीखने में कोई आपत्ति नहीं लगी? क्योंकि हम टीचर समझते हैं कि हमें को सब कुछ आता है, और पेरेंट्स को तो हम जो बोलेंगे वो करेंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं है। पर मैंने देखा आपका कि आप एक मदर से सीख रहे हैं। क्या ये सच है? मैंने अपने बच्चे के मदर से सीखा है। मुझे पेंटिंग नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। मेरी वाइफ मेरे बच्चों को सिखाती थी। वो ग्रेट आर्टिस्ट है मेरी वाइफ, हर कला में निपुण। तो मैं देखा करता था कि बच्चा को सिखा रही है, कैसे हाथ ड्रॉ कर रही है, कैसे वो लाइन खींच रही है, कैसे वो राउंड ले रही है। तो मैं देखता रहता था, उन्हीं से इंस्पायर होकर के
मैं स्कूल में शुरू किया। और सीखने की बात है मैडम, तो मैं बताऊं कि बल्लभपुर में एक बच्ची थी, मैं बच्चों तो का कॉपी क्लास था। ये आर्ट आपने किया? हम्म, लाइक से देख के। हम्म, देख के। तो आपने बहुत सारी चीजें शुरू की। कोविड के टाइम पे भी आपने एक चलंत विद्यालय चलाया। उसका इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला और आपने वो काम कैसे किया? कोविड के समय जब पूरी दुनिया शटडाउन हो गई थी, तो मैंने मोबाइल के थ्रू बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहले मैं गांव-गांव जाकर के जागरूक किया कि कोविड से कैसे बचा जाना चाहिए, और उसके बाद मोबाइल के थ्रू बच्चों को पढ़ाया। अ, बच्चों का सिलेबस पूरा हुआ और बच्चे समझते थे। मजा तो ये आया ना कि मोबाइल पे मैं व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ाता था, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे पढ़ाता। उसका फायदा यह होता था कि किताब खोल के बैठे, स्पीकर ऑन कर लें, तो बच्चों के माता-पिता भी साथ में बैठते थे। और बाद में वो 1.5 साल तक चलता रहा। बच्चों के माता-पिता ने कहा कि सर आप पढ़ाते हैं तो हम लोग भी बहुत कुछ जानते और सीखते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास लेते ही रहे। तो ये इंस्पायरेशन मिली कि मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब, तो मैंने देखा कि मेरे जैसा जागरूक इंसान का बच्चा जो कोविड के कारण पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो रिमोट एरियाज के बच्चों का क्या होगा? और आने वाले समय में ये जो 2 साल पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब होगी, तो ये सारे बच्चे अ, भविष्य में अपने आप को कहाँ देख पाएंगे? मैं बुरी तरह से चिंतित हो गया था मैं। उसके बाद मैं शाम में गांव-गांव जाता था और उसके घर जाकर के देखता था बेटा कर क्या रहे हैं, और उसके माता-पिता को ट्रेन करता था कि बच्चों को कैसे बिठाइए और वो क्या पढ़ेगा, ये हमको रिपोर्ट करिए। तो मेरे बच्चे को जो दिक्कत हो रही थी कोविड में, उससे मैंने समझा कि रिमोट एरियाज के बच्चों को कितनी परेशानी हो। अ, आपके इनिशिएटिव्स आपने बहुत लिया जिससे स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़े, है ना? किस तरह से स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़े, फिर रैग पिकर्स का आपने भी काम किया, फिर ये दोनों चीज़ों के बारे में बताएँगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ाया आपने स्कूलों में? और एक और स्टूडेंट। स्कूलों का नंबर, हाँ, स्टूडेंट हाँ, नंबर। तो जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा कि बच्चे नहीं आ रहे। तो बच्चे नहीं आ रहे, तो उसमें मैंने पता किया कि चल क्या रहा है। तो मैंने देखा कि जो पढ़ाई हम लोग पढ़ा रहे थे जिस सिस्टम से, वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं था। मेरा दूसरा मानना है कि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारी पढ़ाई बच्चों के किसी काम की थी ही नहीं। स्वाभाविक तौर पे बच्चों के लिए खेल काम का है, बच्चों के लिए तैराकी काम की है, बच्चों के लिए गिल्ली डंडा काम का है, बच्चों के लिए किताबें काम की नहीं है। तो मैंने ये देखा, तो मैंने प्रयास किया कि बच्चों को पढ़ाई, किताब, होमवर्क, मेमोरी, इन सारी बातों ये सारी बातें बच्चों से करने के बजाय बच्चों के नेचर के साथ बात करें। तो मैंने पहला प्रयास किया बच्चा बनने का, कि बच्चों से दोस्ती की जाए। तो मैंने बच्चों से दोस्ती की, बच्चा के बहुत बच्चा के बहुत क्लोज आया, और मैंने बच्चों को ये महसूस ही नहीं कराया कि मैं शिक्षक हूँ या मैं बड़ा। मैंने महसूस कराया मैं तुम्हारी तरह एक बच्चा हूँ, और तुमको जो पसंद है आओ मिलके करते हैं। तो बच्चों के मन की मैंने करने की छूट दी और उनके साथ खुद भी किया। धीरे-धीरे ये देखते-देखते बच्चों में उत्साह आया और स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा। जब वो आने लग गए तो स्वाभाविक तौर पे गाँव में भी बात होने लग गई, क्योंकि बच्चे रेगुलर तो आते नहीं थे, अब वो रेगुलर आ रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे संख्या बढ़ी। मैंने गाँव में भी बात करी। बच्चों के गार्जियन से मैंने बहुत सारे मीटिंग्स स्कूल के बाद किए, देर-देर शाम तक। और मैंने उन गार्जियंस को जाकर के मैं यह बोलता था मैम
कि आप इन बच्चों पे ध्यान दीजिए। जैसे मेरे जैसे शिक्षक के लिए आपके बच्चे रोल नंबर 2 हैं, रोल नंबर 10 है, आपके लिए वो पूरा ब्रह्मांड है। तो आपका बच्चा आपके लिए ब्रह्मांड है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो माता पिता इस बात से इंस्पायर हुए और उन्होंने भी प्रयास किया कि अब बच्चा स्कूल आए। तो मेरे प्रयास से, बच्चों का आत्मीय होने और गार्जियन को बताने से, हम दोनों के प्रयास से विद्यालय की संख्या बढ़ी। उस विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता कुमारी थी। शी इज ग्रेट टीचर। वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, वो प्रिंसिपल थी, बट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी। बहुत मतलब माता की तरह, तो उन्होंने विद्यालय को बच्चों की तरह रखा। ये भी बहुत काम आया। तो उनको एक हैंड मिल गया, तो इस तरीके से संख्या बहुत बढ़। ओके। कितने नंबर से कितने नंबर तक संख्या बढ़ी और लगभग कितने ड्यूरेशन में? हाँ, 180 बच्चे थे और हम लोगों ने उसको 347 तक एडमिशन करा लिया था। अच्छा, उसके ठीक। वो 500 जाता, कुछ हम्म। कारण के हम लोग कर। ओके, बट बढ़ा तो। और आप 100 बहुत से आप सारे बच्चे, सोचिए 300 ले गए, 3 टाइम्स ले गए, मैं है ना? बताना तो चाहता हूँ, हाँ, मैं वो इससे रैग पिकर्स वाला एक एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो क्या था? कौन सा। जो कचरा बीनते हैं बच्चे, हाँ, हाँ, उनको कैसे जोड़ा आपने शिक्षा से? हाँ। तो मैं उसके पहले बताना चाहूंगा संख्या बढ़ने का। तो जब बच्चे स्कूल आने लगे और बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज होने लग गई विद्यालय में, एचएम मैडम के सहयोग से हम लोगों ने एक पुरानी जो ध्वस्त हो रही थी बिल्डिंग, उसको हम लोगों ने लाइब्रेरी में तब्दील किया और अपने रूटीन में लाइब्रेरी को शामिल किया कि हर बच्चे लाइब्रेरी जाएंगे। तो आर्ट गैलरी बनाया, जहाँ आर्ट करते थे बच्चे वहां जाएंगे। किशोरी कक्ष, जो किशोरी बच्चियां हैं उनकी जो जरूरत है उनके लिए अलग अलग कमरा। मतलब बच्चों की पूरी दुनिया जब स्थापित हुई, और उसके बाद पढ़ाई का तरीका वो इंजॉयबल, जिसमें बच्चों के साथ। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने अपना नाम कटाकर उनके माता पिता ने बल्लभपुर में नाम लिखाया, और ये कहते हुए कि प्राइवेट में इतना नहीं सीख रहा था। बहरहाल आपने पूछा, प्लास्टिक से नो प्लास्टिक कैंपेन जो मेरा था, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है प्लास्टिक, तो ये हम और आप जानते हैं। अब बच्चों को कैसे बताना है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील? मेरा उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं बनाना, मेरा उद्देश्य था कि बच्चों को संवेदनशील बनाना है। अब जब वो संवेदनशील हो जाएंगे तो हर कुछ में उनकी संवेदना दिखेगी। तो मैंने सेव वाटर पहले शुरू किया, बच्चों से ही पूछा कि हाँ, पानी का क्या काम, नहाते खाते पीते हैं हम, पानी नहीं रहेगा तो बच्चों से ही पूछा कि पानी बचाने का कोई, उसने कहा पानी बचाना चाहिए। मैंने पूछा पानी बचाने के लिए क्या करें? तो नल टूटा है, पाइप फटा है, हम चलो करते हैं। तो मैंने कुछ भी बच्चों पे नहीं थोपा, उनके पूर्व ज्ञान को ही मैंने लिया और उनसे ही समाधान निकलवाया। तो जैसे ही वो सेव वाटर कर चुके थे, तो मुझे लगा अब अगला स्टेज प्लास्टिक। अब वो अवेयर हो चुके थे अ, पर्यावरण के प्रति। तो मैंने बच्चों को कहा कि एक काम करते हैं, कुछ आर्ट बनाते हैं। मैंने डायरेक्टली नहीं कहा कि प्लास्टिक को ना कहेंगे, मैंने कहा कुछ आर्ट करते हैं, कुछ ऐसा आर्ट करते हैं जिसमें एक पैसा भी नहीं लगे। अब एक पैसा भी नहीं लगे तो क्या करना है? तो आप बिस्कुट खाते हो, आप चिप्स खाते हो, आप कुछ और। तो वो प्लास्टिक लाओ ना, चुन के कुछ बनाते हैं। तो बच्चे अपने घर से, मैंने डस्टबिन जो बनाया था उसमें एक अलग डस्टबिन था जिसमें सिर्फ प्लास्टिक ही रखा जाता था। अब जो वो डस्टबिन जब भर जाता था छोटा वाला, तो उसको लेकर के आर्ट गैलरी जाते थे
और बोलते थे चलो इससे कुछ बनाते हैं। जब उससे कुछ आर्ट बन शुरू हो गया, आर्ट खूबसूरत होने लग गया, तब बच्चों की नजर प्लास्टिक पे गई। अब चूंकि उसके चैप्टर में पढ़ना था, तब इतना करने के बाद मैं उसके सब्जेक्ट पे उतरा कि पर्यावरण क्यों जरूरी है और प्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचा रहा। अब बच्चे चूंकि आर्ट कर ही रहे थे और उनकी नजर प्लास्टिक 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 थी ही, तब उनको समझ में आया हाँ, प्लास्टिक से भी बचना जरूरी है, ये कचरा जो है वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो शुरुआत में तो बच्चे बहुत ज्यादा जुटा नहीं पा रहे थे। जैसे ही उनको ये ज्ञान हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने दिया, जैसे उनको ये ज्ञान हुआ कि प्लास्टिक नुकसान कर रहा है, वो हजारों सालों तक नहीं सड़ता है, उसमें बहुत सारे नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं, पानी को भी नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों को पता चल चुका था उस समय तक कि मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। तो बच्चों ने फिर सड़कों पर से रैपर्स चुनना शुरू कर दिया। कुछ लोग चिढ़ाते थे गांव वाले, कुछ दोस्त भी, कि होता है ना कि जहां तहां से चुनते चलोगे। तो शुरुआत में झिझक के साथ चुनते थे और मैं भी उनको चिढ़ाता था, कचरा वाला या कचड़े वाली बोलता था। मैं देखता था कि वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं इस तरह की आलोचनाओं को, क्योंकि मुझे ये भी सिखाना था, ये भी सिखाना। बिंदास बच्चों ने मैम ऑटो से उतरे, अगर प्लास्टिक दिखा उठाया और बैग में, सड़क पे चल रहा है प्लास्टिक दिखा उठाया और जेब में, और ला करके उसका आर्ट बनाता था। तो मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि मैंने प्लास्टिक के बारे में बच्चों को अवेयर किया, मैंने इनडायरेक्टली बच्चों को देखना सिखाया कि चीजों को देखो और उसके प्रति जागरूक रहो। खुद ब खुद उसके अंदर अवेयरनेस आ गई। तो ऐसा लगता है कि बच्चों से जब हम प्यार करते हैं तो एक बहुत बड़ा चीज सिखाते हैं बच्चों को, करेज। करेज, बिकॉज एजुकेशन का मतलब होता है क्या सिर्फ एक वोकेशन लेना, नौकरी के लिए हम तैयार कर रहे हैं या जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जीवन में संघर्ष भी आता है। तो अगर एक शिक्षक ने प्रॉब्लम सॉल्विंग और संघर्ष करना नहीं सिखाया या उस टीचर के कैरेक्टर में नहीं है, तो बच्चा तो वो आत्मसात कभी नहीं करेगा, है ना। तो कभी आपको लगा कि आपने इनडायरेक्टली उन्हें करेज भी सिखा रहे थे, करेज भी सिखा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे उससे छोड़ के। तो आपने वो लाइब्रेरी बनाया जिससे बच्चों में परिवर्तन हुआ और बच्चे बहुत सारे स्कूल ज्वाइन किए। पर जब आप वो स्कूल छोड़ के चले गए, तो क्या ऐसा हुआ कि वो लाइब्रेरी चली? कभी कभी होता है, अच्छा इनिशिएटिव हम शुरू तो करते हैं, पर जो दूसरा व्यक्ति आता है उसे उसमें वैल्यू नहीं दिखता है, तो वो कई बार वो चीजें बंद भी हो जाती हैं। तो एक टीचर के साथ शुरू हुई, दूसरे टीचर के साथ बंद हो गई। ये हम अक्सर देखते हैं, मैंने अपने जीवन में भी देखा। हमने कोई अच्छा चीज शुरू किया, बट किसी दूसरे को उसमें कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आया, तो उसने बंद कर दिया। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने कुछ शुरू किया और वो बंद हो गया, लाइब्रेरी बंद हो गई आपके जाने के बाद? फिर क्या बच्चों ने उसको चलाया, या बच्चों ने क्या किया, या बाकी टीचर्स ने क्या किया? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कोई था ऐसा? हाँ, ऐसा एक कुछ आपका था। स्टूडेंट कह रहा था, सर तो बहुत बहादुर है, पर क्या हुआ था? शेयर करना चाहेंगे क्या हुआ था? मैं कुछ करूंगा, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें थी जो आपने कहा, वैसी घटनाएं सिर्फ लाइब्रेरी के साथ नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ हुई। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर का 42 इंच का टीवी बच्चों के लिए ले गया था, ताकि बच्चे उससे कुछ पढ़ सके, सीख सके। मैं वीडियोस लोड करता हूँ, मतलब दर्जनों वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, और उसमें चुनता हूँ कि कौन सी भाषा को बच्चे बेहतर मैथ्स या साइंस समझ सकते हैं, फिर उस वीडियो को डाउनलोड करता हूँ पेन ड्राइव में और टीवी पे चलाता हूँ। उस गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या किया कि रात में लाइब्रेरी का ताला तोड़ा, टीवी को हथौड़े से फोड़ा और चल दिया, कुछ भी नहीं ले गया। सिर्फ उसका उद्देश्य था
उस टीवी को तोड़ देना। और लाइब्रेरी में एक रजिस्टर में रखता था बच्चों के सेल्फ स्टडी के लिए। तो एनसीईआरटी वो घर में पढ़ते थे, बीटीसी वो स्कूल में पढ़ते थे। तो घर में पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारे कॉलम थे, तो बच्चे जो भी पढ़ के आते थे वो खुद लाइब्रेरी में जाकर के उसको नोट डाउन करते थे कि आज मैंने किस विषय का कौन सा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में हमको कौन सी, उस चैप्टर का वो चित्र पठन मैं एक कराता हूँ। तो उसमें लिखना कुछ नहीं है, जो भी चैप्टर में है उसकी तस्वीरें बनानी, या तो तस्वीर है अथवा उसकी चर्चा है, तो कल्पना से उसकी तस्वीरें बनानी है, ये चित्र पठन है। तो उसने चित्र पठन किया कि नहीं। और अंत में क्या है कि जो सब्जेक्ट उसने पढ़ा, जो चैप्टर उसने पढ़ा, उस चैप्टर के बारे में अपने घर वालों को कहानी सुनाना है। जैसे उसने अगर सौर मंडल पढ़ा तो अपने घर वालों को बताएगा कि जानते हो ये तो सूरज है ना, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है और इतना ग्रह है, सूरज ही नंबर पर है। हो गई बात खत्म। तो स्टोरी के रूप में घर वाले को सुनाना जरूरी होता था, तो वो नोट डाउन करते थे, तो रजिस्टर को भी फाड़ दिया गया। तो इस तरह की समस्याएं आई। बहरहाल जब मैं स्कूल छोड़ करके गया तो कुछ लाइब्रेरी बंद होने के कगार पे थी, बंद हो ही चुकी थी, लेकिन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया और बच्चों ने कहा कि नहीं, विद्यालय के लिए लाइब्रेरी जरूरी है। और किसी तरह बच्चों ने लाइब्रेरी को जिंदा रखा। अभी एक नए एचएम उस स्कूल में आए हैं, उन्होंने फिर से उन सारी चीजों को बेहतरीन कर रखा, कर लिया है अपने सारे शिक्षकों की सहायता से। तो ये सारा कुछ चलता रहता है, बच्चों को आपको एनर्जी देनी होती है। और जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है तो क्योंकि बच्चे अलग समाज में जी रहे होते हैं, तो चीजें बिखरती है। और हर कोई हर एक चीज के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होता, तो चीजें कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, तो ये होता है। अभी मैं आपको हाँ बताऊं उसी तो आपसे हाँ, फिर वो लाइब्रेरी अगर बंद हो गया तो बच्चों में जैसे मैं जब स्टूडेंट थी तो और मुझे कुछ चाहिए, तो मैं एक जिद्दी किस्म की स्टूडेंट थी, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स हर टाइम में वैसे होते हैं क्लास में। तो किसी स्टूडेंट ने आवाज उठाया कि धरना दिया, या स्कूल के सामने अपनी आवाज रख पाए कि हमें, क्योंकि हम देखिए एजुकेशन के केंद्र बिंदु में बच्चा है, पर बच्चे से कभी नहीं पूछा जाता कि तुम्हें क्या पढ़ना है। बच्चे से नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा फर्नीचर कैसा कैसा हो, या तुम्हारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। पर हम सब कहते हैं प्राउडली कि बच्चे के इर्द गिर्द शिक्षा घूमती है, पर एक्चुअली शिक्षा उनके इर्द गिर्द भी इज द लास्ट रेसिपिएंट। पर आपने जब बच्चों को केंद्र किया तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं, मुझे चाहिए लाइब्रेरी, मुझे किताबें चाहिए, और उसने अपनी आवाज उठाई। अगर हाँ ऐसा समूह भी है, लोग हो सकता है लोग कहेंगे, बिकॉज एजुकेशन कहीं कंट्रोल करती है कि आपको फॉलो करना है, आपको ग्रुप का हिस्सा होना है, आपको आउटस्टैंडिंग नहीं होना है। यस हम चाहते जरूर हैं, बट हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी रहती हैं जो आपको लीडर बनने से रोकती हैं, आपको फॉलोअर बनाने पर तुली रहती हैं। तो क्या आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ वो हिम्मत दिखाई और जुटाई, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि ये काम बहुत अच्छा हुआ, उससे उनके फायदे के अलावे और भी बच्चों का फायदा हुआ? कुछ ऐसे है, कुछ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मैं इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं उस विद्यालय में था तो कुछ बच्चे क्लास में शोर करते हैं। कभी होता है कि कोई शिक्षक एग्जाम में बिछन में चले गए, तो शिक्षक की कमी हो जाती है, कभी इलेक्शन में, तो ये कुछ होता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक दो शिक्षक बिछन में चले गए थे, तो शिक्षक की कमी हो गई, तो क्लास को देखना पड़ता था। तो मैंने काम दे दिया था, दूसरा क्लास में था, और कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे, बाकी बच्चियां और
मतलब 80% बच्चे पढ़ रहे थे, 8-10 बच्चे शोरगुल कर रहे थे। तो मैं आया, समझाया, फिर शुरू हो गया, फिर गया, फिर वही हुआ। तो बाकी जो 80% बच्चे थे वो क्लासरूम के बाहर बैठ गए, सारे लोग अपने कॉपी किताब लेकर के, उन 10 बच्चों को छोड़ के। और उन्होंने, मैं जब आया तो मैंने कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? तो यहीं पढ़ेंगे सर, आपसे वो 10 बच्चे नहीं संभल रहे, और उन 10 बच्चों के चक्कर में हम लोग अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकते। हम बोले तो उधर जाएंगे कैसे? तो बच्चों ने कहा समझ लीजिए धरना दे रहे हैं रास्ते पे ही बैठे हैं। तो आप देखिए, अगर उन 10 बच्चों को आप हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में हम लोग अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकते। ये एक मजेदार वाकया था। तो मुझे लगा कि बच्चों ने सीखा है और बच्चों को अपनी प्रायोरिटी मालूम। बहरहाल उन 10 बच्चों ने भी कॉपरेट किया बाद में। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं, होती रहती हैं। तो हम आगे बढ़ रहे थे कि इस जर्नी में आपके स्पिरिचुअल गाइड कौन रहे, आपको सबसे ज्यादा इस जर्नी में, शिक्षण में मेरे गाइड रहे वो मेरे गुरु जी श्री जी और गुरु दीदी ब्राह्मी दी रहे। उन्होंने हमको बताया बच्चों की प्रकृति के साथ कैसे जीना है। उन्होंने हमको बताया कि बच्चों का नेचर, उनका समाज, उनका सराउंडिंग और जो सब्जेक्ट्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो मेरे गाइड, मेरे गुरु श्री जी रहे। उन्होंने मुझे एक बार रालेगांव सिद्धि वो ले गए, अन्ना हजारे जी के गांव। वहां मैंने देखा, उन्होंने, गुरु जी ने दिखाया कि देखो यहाँ एक कॉलेज है और इस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है। तो एंट्रेंस एग्जाम में बताओ कि कैसे एडमिशन होगा। मैंने कहा जो टॉप 200 रहेगा एडमिशन होगा। उन्होंने कहा नहीं, रालेगांव सिद्धि में उल्टा है, जो बॉटम 200 है उसका एडमिशन होगा, क्योंकि यह मानना है अन्ना हजारे जी का कि तेज बच्चे कहीं पढ़ लेंगे। मेरा गांव उन बच्चों को पढ़ाएगा जिनको कोई भी विद्यालय पढ़ाने से इनकार करता है। मेरी नजर खुली। तो अ, उन्होंने मुझे हिवरे बाजार भी ले गया, एशिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक गांव। तो गुरु इंस्पायरेशन है मेरे लिए श्री जी। ओके। तो तो अगर मान लीजिए कि कल को आपको आपकी जर्नी में ये तो समझ आ गया कि कम्युनिटी को, टीचर्स को, बच्चों को, सबको साथ लेके ही आगे बढ़ना है। अभी आप एक टीचर हैं और आपको अवार्डेड भी मिला है बिकॉज आपके लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, और इस वजह से आपको आई मीन रिकॉग्नाइज किया गया है और आप यू हैव बीन अवार्डेड आल्सो। बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्योंकि साइंस के बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए आप क्या कैसे पढ़ाते हो? क्योंकि मुझे एक डेफिनेशन याद है, इफ यू टीच साइंस इट इज हिस्ट्री, है ना? यू कैन नॉट टीच साइंस, इट इज एन एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो आप उनसे बच्चों को कैसे कनेक्ट करके साइंस में रुचि, हालांकि आप सोशल स्टडीज टीचर हैं, है कि नहीं? बट सोशल स्टडीज भी में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको सिखाने होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग उनकी जरूरत होती है। तो आप कोई एक एग्जांपल शेयर करेंगे सो दैट इस प्रोग्राम को जो भी टीचर्स देखे वो भी इस तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम भी क्यों ना ऐसा कुछ करें। आपने कैसे पढ़ाया होगा? मान लीजिए सोलर सिस्टम कैसे पढ़ाया होगा? हाँ, जस्ट मैं इमेजिन कर। मैं साइंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं एसएसटी पढ़ाता था। लेकिन अगर मुझे साइंस पढ़ाया जाए तो जैसा मैंने कहा कि गुरुजी श्री जी ने मुझे बताया कि बच्चों के नेचर को देखिए। मैंने एक जगह चर्चा भी करी थी, मैं दोबारा करना चाहूंगा कि
और मेरे सामने मेरे घर की सीढ़ी पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं उन्हें खेलते देख रहा था। तो बच्चे हर उम्र के थे। तो छोटी उम्र के बच्चे एक सीढ़ी पे, उससे बड़ी उम्र के बच्चे दो सीढ़ी पे, और ज्यादा बड़ी के उम्र के बच्चे चार सीढ़ी पे चढ़ करके और फिर नीचे कूद रहे थे। तो मैंने देखा कि बच्चों को ऊंचाई का भी ज्ञान नेचुरली है, बच्चों को दूरी का भी ज्ञान नेचुरली है, और गति का भी ध्यान नेचुरली है। किस गति से वो कूदेंगे, वो सीढ़ी पे नहीं गिरेंगे, वो नीचे मिट्टी पे गिरेंगे। तो अब उनको सिर्फ इसको एक फ्रेम देना है, उसके इस पूर्व ज्ञान को। मैं एसएसटी अगर पढ़ाऊं तो एसएसटी में भी मैं उनके परिवार में मजाकिया लहजे में पढ़ाता हूँ। आप अपना में भी बोल सकते हैं, अगर बीच बीच में आपको लगे कि हिंदी आर्टिफिशियल हो जाता है और अपनी बोली में हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यू कैन यूज। हाँ, मैं कंफर्टेबल निश्चित रूप से मगही में हूँ। तो आप हाँ, मगही मैं बोलिए। बच्चों को मगही में ही पढ़ाता हूँ। अ, जैसे एसएसटी अगर मुझे पढ़ाना है, मान लिया मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, तो मैं वहां भी रूल्स नहीं लिखा था। हमारे बच्चे टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं, नरेशन जानते हैं, और आप पूछिएगा कौन से रूल्स, तो हमारे बच्चे कहेंगे श्रीकांत सर ने नहीं बताया। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि क्लास 1 से लेकर के इंटर तक मैं टेंस का रूल्स रटता रहा, मुझे टेंस आया ही। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले बोलना सीख लेते हैं, बाद में ग्रामर सीख लेंगे। निश्चय मैंने पानी बोलना सीखा था, उसमें हर्षी कार लगेगा, दीर्घी कार लगेगा, आकार लगेगा, ये बाद में मैंने जाना। तो इसी नेचर से मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं ग्रामर भी उसको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले बनाना सीख ले बेटा, बाद में रूल्स हम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैं लिख टेबल बना दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। अब मैं अगर उसको बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं उसको बताता हूँ कि देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल, ये 5 फ्रेम जो है ना, वो फूफा जी हैं। आपके यहाँ फूफा जी आए तो आप क्या करते हो? कूदते कूदते, मम्मी मम्मी फूफा जी आए, मम्मी मम्मी फूफा एलथुन, फूफा एलथुन। और बाहर चल जाते हैं खेलने। तो मम्मी बोलाती है, अरे सुन, जो सिंघाड़ा लेके आओ तकेजा से, ई दुकनिया में मिला हो ना, तो वजह सिंघाड़ा लेके आओ, आओ दाल मोट ले ली 100 ग्राम। फूफा जी को सिंपल हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं कि गांव में जो भी मिठाई मिली हम फूफा जी को खिलाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, उसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो समझ जाओ ये मौसा जी हैं। जैसे ही मौसा जी आए, पाँच उड़े, मम्मी मौसा जी आए हैं, और आप घर के बाहर नहीं जाते। तब मम्मी कहती है, बाजार जो रसगुल्ला लेके यहाँ एकदम स्पंज वाला, और हल्दीराम के भुजिया ले यहाँ, और गरम सिंघाड़ा लेके यहाँ। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को मौसा जी जैसा देना होता है। देते हो ना जी? तो बच्चे कहते हैं, यस सर, हम गलत काम है, फूफा जी को भी दिया करना। हाँ, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो तो यही है। तो बच्चों को याद रह जाता है, वो बोलते नहीं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ यस या ईएस प्रयोग करना। ये वर्ड उसके कान में या दिमाग में नहीं होता, उसको लगता है कि ये स्पेशल है और यहाँ यस या ईएस लगेगा। दैट्स इट। मुझे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाना कहिएगा, तो फिर ज्योग्राफी में मैं वही करूंगा। तो मैंने चर्चा भी करी है कई बार कि जैसे मैं छो मंडल पढ़ा रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर, तो उसको मैं मम्मी मंडल बोलता हूँ। मैं अगर मम्मी मंडल। बहुत सुंदर। हाँ, वो मम्मी मंडल है, मैं डिस्क्राइब कर लूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि बेटा अनाज बचा है छो मंडल में, हम लोग होते हैं छो मंडल में, सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन है हमारे लिए जीवन दायनी गैस छो मंडल में, और बादल छो मंडल में,
बिजली क्षोमंडल में, बारिश क्षोमंडल में। तो ये मम्मी मंडल कैसे? हम खाना कौन देती है? मम्मी। क्षोमंडल में अनाज उपजता है। हमको जीवन किसने दिया? मम्मी नहीं होगी तो हम होंगे क्या? नहीं। क्षोमंडल में ऑक्सीजन, हम नहीं होंगे। ऑक्सीजन नहीं होगा, हम होंगे क्या? तो मम्मी है तभी हम हैं। अच्छा, जब मम्मी को गुस्सा आया तो बादल घुमड़ते हैं ना, बादल घुमड़ते हैं जब मम्मी को गुस्सा आया। हाँ सर। और ज्यादा गुस्सा आया तो बिजली कड़कती है ना। हाँ सर। तो अब बच्चों को याद नहीं रखना, अब हमको बताना है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पे सेंटीग्रेड घट जाता है तापमान। तो मैं बताता हूँ कि कभी तुम जिद्दी हो जाते हो या रुष्ट हो जाते हो तो तुम ऊपर चढ़ते हो, ना ना खाइबो। तो मम्मी क्या कहती है? अरे खा ले, भूखल ना सोता है, एक चिड़िया के मांस घट है। तुम्हारी हाइट और बढ़ती है। कहा चलियो ने, नहीं खाइबो तो नहीं खाइबो। मम्मी और सॉफ्ट होती है, खा ले बेटा, भूखल ना सुतल जा है। तो छो मंडल मम्मी मंडल हुआ ना। तो कंप्लीट उसके जीवन से अगर हम जोड़ करके विषय के बारे में बात करें तो बच्चों को कुछ रटने की जरूरत है। बच्चों को जो स्ट्रेस हम दे रहे हैं एजुकेशन, एजुकेशन नाम से ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। मुझे तो ये क्राइम लगता है। हम बच्चों को स्ट्रेस नहीं दे सकते। मुझे रास्ते ढूंढने होंगे हमें कि बच्चे अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कैसे क्या करें। तो और मम्मी उसके लिए मंडल गया, मम्मी मंडल तो हो गया, आगे उसके ऊपर अगर हम चढ़ते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तो मैं उसको कहता हूं बेटा ये पप्पा मंडल है या अब्बा मंडल। कैसे? नीचे तो बिजली कड़कती थी, बादल घूमते थे, बारिश भी झमाझम होती थी। ये स्ट्रेटोस्फेयर में बेटा तापमान सामान्य है। पापा बाहर से आए और उदाहरण देखो कैसे कैसे सर, देखना बेटा। पापा बाहर से आए, मम्मी ने शिकायत की, अजी जानो हो एक पढ़े ल कहियो नहीं पढ़ो। पापा का क्या रहता है रिएक्शन? अच्छा पढ़ लेते। फिर अगला दिन पापा बाहर से आए, मम्मी जानो हो एक सब्जिया लावल कहियो खेलल चल बोलो। अच्छा की करनी बुतरू है, खेले दही ले। मतलब पापा का जो व्यवहार होता है वो जनरली सामान्य ही होता है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन नहीं होते। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाइए सीमा पर, अब वहां है आपको ओजोन मंडल। तो जब हमने बहुत बार गलतियां की और मम्मी ने हर बार मेरी गलतियों के बारे में बताया, अब पापा को पता चल गया कि ये लड़का सही नहीं जा रहा। अब पापा का तापमान कितना बढ़ा? इतना बढ़ा ओजोन मंडल जैसा कि वहां O2 जो है वो O3 जो है वो टूट करके O2 बन रहा है। तो पापा का जो गुस्सा है तो ये पापा मंडल है। अच्छा, उस समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। तो हमारा जीवन बेहतर हो, हम जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, इसके लिए ऐसा माहौल बनता है जहां ना बादल हो, न चिड़िया हो, न बहुत गर्मी हो, न बारिश हो, ताकि हम अपनी महत्वाकांक्षा, अपने जीवन, अपने भविष्य के जहाज को स्मूथली उस एरिया में ले जा सके, उड़ा सके। तो पापा हम लोग के लिए ये व्यवस्था करते हैं ना। हाँ। अच्छा, बाहर से जब झगड़ा होता है तो मम्मी सलटती है कि पप्पा पप्पा के ही रे हमारे बेटवा के हाथ लगे। ओजोन मंडल, हमारा वैज्ञानिक किरण बाहर से आता है, पापा उसको घर तक नहीं पहुंचने देते। उस खतरनाक किरणों को बाहर से ही वो रिफ्लेक्ट करके बाहर कर देते। तो समताप मंडल पापा मंडल हो गया। तो बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों से बात करनी है और उसके पूर्व अनुभव के साथ बात करनी है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस बारे में बच्चों को पूर्व अनुभव नहीं हो। हमको ढूंढना है कि इस विषय के बारे में उसके पूर्व अनुभव क्या हो सकते हैं।
वेरी गुड। बहुत बहुत सही बात कहा कि बच्चे अपने घर के माहौल से, अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। और जब हम उनको एक सोचने के दायरे में डाल देते हैं, तो हम खुद नहीं जानते कि वो बच्चा कैसे टेक ऑफ लेगा, कितनी फ्लाइट होगी उसकी, कहाँ लैंडिंग होगा। वी डोंट नो। मान लीजिए, अब हम ऐसा कोई और स्टूडेंट की कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो शेयर करना चाहते हैं, जहां करेज थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने कुछ ऐसा किया कि जिससे ना ही उसका भी भला हुआ, और भी बहुत सारे लोग, कई बार होता है कि हम कुछ ऐसा पास कर देते हैं और उसके बाद वो चीज होती नहीं है, और फिर बच्चे को डिफिकल्टी हो जाती, वो एग्जाम नहीं दे पा रहा हो। कई बार हुआ है कि आपको ये चीज लाना था, आप लेके नहीं आए, तो क्या हम, वो बच्चा वंचित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी देख लो, अभी सब चल रहा है बिहार में, इलेक्शन को लेके SIR चल रहा है, और बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कभी आपके कोई स्टूडेंट को ऐसा स्थिति आया हो जहाँ वो नहीं हो पा रहा हो, पर उस बच्चे ने अपनी, क्या बोलते हैं, अपना करेज दिखा के अपनी बात रखी, उस बात रखने की हिम्मत। बिकॉज हम AI के जमाने में रह रहे हैं, जिसको अच्छे क्वेश्चंस करने नहीं आएंगे, टाइम पर क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, वो चाहे स्टूडेंट हो या मंत्री हो, वो टिक नहीं पाएगा ज्यादा दिन। कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको आप याद कर सकते हो, रख सकते हो? मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं। कोई एक स्टूडेंट जिसका, हाँ, है कोई एग्जाम्पल? यस, याद आया। एक लड़की है, रजनी कुमारी। मैं बल्लभपुर में पढ़ाया करता था। तो क्लास 8 की छात्रवृत्ति की परीक्षा थी जिले में, नवादा में। वो चली गई, एडमिट कार्ड पे उसकी तस्वीर नहीं थी। बल्लभपुर के प्रिंसिपल सर का मोहर नहीं था उस पे। अब तो वो एग्जाम दे ही नहीं सकती थी। तो वहां शिक्षक ने कहा कि आपका एडमिट कार्ड पूरा नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप ये काम करा के लाओ। और तो उस बच्ची ने कहा कि अभी तो मैं घर जाऊंगी तो एग्जाम ही समाप्त हो जाएगा। तो शिक्षक ने कहा कोई उपाय नहीं, ये नियम है, जिसके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। उस बच्ची ने, क्लास 8 की उस बच्ची ने, और वो डिप्राइव बच्ची, उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं, और वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बेटी। यस, बेटी, बेटा। शिक्षक से उसने पूछा बोल्डली कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है। शिक्षक ने बता दिया वहां है, जाओ। ये गई और वहां अपनी समस्या को रखी और बोली कि मैं जाऊंगी, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा सर। प्रिंसिपल सर इतने अच्छे निकले कि उन्होंने दस्तखत मोहर करके दिया, और पूरे हॉल में उन्होंने घोषणा करवाई कि जिन बच्चों को भी इस तरह की समस्या और एग्जाम देना है, मेरे पास उसको भेजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरा साथ बच्चों का होना काम आ गया। तो एक और उदाहरण है, एक लड़का है आर्यन। मैं जब उस स्कूल को, बल्लभपुर को छोड़ करके जब दूसरे विद्यालय में गया, तो आर्यन ने, मैं वहाँ बल्लभपुर में एटलस रीडिंग क्लास और ग्रामर रीडिंग क्लास चलाता था। क्लास 8 का बच्चा आर्यन ने ये जिम्मेवारी ली और ग्रामर रीडिंग क्लास और एटलस रीडिंग क्लास बंद नहीं होने दिया। उसने अपने सहपाठियों को पढ़ाया और मुझसे गाइड लेता रहा कि सर अगले दिन ग्रामर में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, अगले दिन एटलस रीडिंग में हमको क्या करवाना है और कैसे करवाना है। तो मैं एक एक हजार पीस मैप, सादा मैप वहां रख के आया था। वो बच्चों में ऐसे ही बांट देता था, और एटलस में जो भी पढ़ाता था बच्चों को बोलता था उस पर ड्रॉ करो। इवन हिस्ट्री में मैं मैप पे ही पढ़ाता था कि कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सा राजा कहाँ था, ढूंढो, उसमें नोट करके बताओ। तो रूट लर्निंग तो बिल्कुल ही बंद। तो एटलस पे तो उस बच्चे ने एटलस रीडिंग क्लास कंटिन्यू किया।
रिजल्ट आप देखिए कि छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ, मैं स्कूल में नहीं था, मैं लौट के आता था तो संडे को गांव में पढ़ाता था। रास्ते में सारे बच्चे रोज मुझे मेरी गाड़ी को रोक लेते थे, 1 घंटा पौन घंटा मेरे से बात होती थी, सर हम हमरा पढ़े में मन नहीं लगा है सर, सर हम कितवा 2 बार खत्म कर लिए तो अब की करिए सर, अब कैसे पढ़िए सर। टीचिंग मेथड मेरे पास बहुत सारा कुछ है, लगभग 36 से 40 प्रकार के। बच्चा एक तरीके से नहीं समझ रहा तो दूसरे तरीके से, उससे नहीं समझ रहा तो बहुत सारे, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड काम आता है। और एक टीचिंग मेथड पूरे साल उसके काम नहीं आ सकते, वो चेंज भी होता रहेगा एक ही बच्चे के लिए। तो मैं वो करता, गाइड करता था। प्रिंसिपल सर की मदद से मैं टिफिन में क्या करता था कि बच्चों को जो छात्रवृत्ति में और एक्टिव, उनको लाइब्रेरी भेजता था, और टिफिन के समय पौन घंटा मैं अपने विद्यालय से उनको मोबाइल पे डिक्टेट करता था कि आप छात्रवृत्ति की तैयारी में क्या क्या करेंगे, और उसके बाद वो बच्चा अपने साथियों को पढ़ाता था। मजे की बात है कि इस साल उस बच्चे ने, आर्यन ने खुद समेत 5 बच्चों को छात्रवृत्ति पास करी। वंडरफुल। ये तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस आपने बताई, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ओनरशिप, स्कूल का एक टीचर को बच्चा बन के बच्चे के साथ चलना, और इतनी सारी टीचिंग, जैसे आपने कहा कि फ्लेक्सिबल भी होना है, कि जो आज यूजफुल है वो कल यूजलेस हो जाएगा। और जो इतने सारे चीजें एक्सपेरिमेंटेशन आपने किया, आपको बहुत रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। बट मान लो कि कल को, मान लीजिए, मेरे को सपने देखने बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं देख रही हूँ सपना एक, कि श्रीकांत जी को मैंने एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया। मान लो एक गांव में, सुदूर में, रूरल बैकग्राउंड में एक स्कूल के प्रिंसिपल आप बन जाते हो, तो आप पहला 3 काम एज ए प्रिंसिपल, अभी आप एज ए टीचर काम कर रहे हो, पर जब प्रिंसिपल बन जाओगे तो 3 वो काम कौन से करोगे जिससे आपका स्कूल जो है बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट बन जाए। मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो बेस्ट स्कूल बन जाए। क्या करोगे 3 ऐसा काम, एकेडमिकली, बिहेवियर वाइज, एंड देखिए रिजल्ट आता है तभी डिस्ट्रिक्ट में चर्चा होती है स्कूल के बच्चे, और वो रिजल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। 1 साल हो गया चलेगा नहीं, वो लगातार होना चाहिए। तो वो 3 काम ऐसा क्या करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में, ताकि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, और हम जाने कि आप एक इम्पैक्टफुल टीचर तो हैं ही, बट एक इम्पैक्टफुल प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे 3 चीज? सबसे पहले मैं ड्रीम्स की बात करता हूँ। मैं बच्चों को पहले उनकी आंखों में सपने डालता हूँ, और वो सपने प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे बच्चियों को पढ़ने के लिए मैं जब प्रेरित करता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेटा एक काम करते हैं। मैं उनको नहीं कहता कि पढ़ो, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग 2-3 सहेलियां मिल करके गांव घूम जाओ। गांव में देखो, चाची काम कर रही है, दीदी वो काम कर रही है, फुआ वो काम कर, मम्मी वो काम कर रही है, पूरा गांव महिलाओं का काम। और देखते हुए ये सोचो कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, चाची वाली, मम्मी वाली, फुआ वाली, दीदी वाली, पड़ोस वाली, उनकी वाली, उनकी वाली। तो सारी महिलाओं को देखो, घर बैठ के नहीं सोचना है, उसको काम करते हुए देखना है, गांव घूमना है। और उसके बाद सोचो कि तुमको इन सारे महिलाओं में कौन सी जिंदगी तुमको अपने लिए चाहिए, और जो जिंदगी तुमको अपने लिए चाहिए बेटा वो कर लो। स्वाभाविक तौर पे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाची रम तोड़े तोड़ल जाहतीन तो उनकर हत्था में घाव हो जा है, हुआ गाय गोबर करते करते उनकर कमर के हालत खराब है, दीदी के बुरा हाल है खेती में रोपा करते करते। और बादो चूड़ी लगी वो जीजा से कहा थीन दीदी कि अजी 20 गो रुपया लाहो न, तो जीजा डांटा थीन की कर में 20 रुपया चूड़ी खरीद, तोर चूड़िया तो रोजे रोज टूट जाए।
जब बच्चों को कहता हूं कि आप दुनिया देखो और अपने लिए सपने खुद तय करो, मैं नहीं बताऊंगा कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम तय करो तुम। तो यहां से मैं आपके सपनों से मुझे याद आया, तो मैं बच्चों को उनके सपने जगाता हूं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करता हूँ। पर आपने पूछा प्रिंसिपल अगर बन जाए तो क्या करेंगे, मुझे किसी स्कूल का अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, भौतिक चीजों में मैं 3 चीजें करूंगा। मेडिटेशन कक्ष की स्थापना करूंगा, लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा, और एक आर्ट क्लास जिसमें आर्ट होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, नृत्य और डांस। तो ये भौतिक संरचना, मैं ये 3 चीज करूंगा एज ए। बच्चों पे काम करने की बात रही तो मैं ग्रामीण के बीच पहले काम करूँ। मैं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका दीदी की मदद से, मतलब जीविका दीदी जो करती, ये नहीं कि उनको साथ लेके चलना, वो साथ हुई तो इट्स ओके, ना हुई तब भी ओके। तो मैं उनको खेती करवाऊंगा, जैसे किसी के घर के आगे बाड़ी और वो गरीब है, तो मैं क्या करूंगा, वहां 20-25 हाइब्रिड पपीते के पेड़ लगवाऊंगा। 25 हाइब्रिड पपीते के पेड़ लगाओ और गांव के ही किसी बेरोजगार को दो। ये सिरवाय सर का, मुझ में जो भी है, मेरे गुरुजी सिरवाय जी का अ, तो उनको गांव में बेचो। मान लिया साल में अगर हम 6,000 भी इससे कमाए पपीता से, हम बहुत अमीर नहीं थे, तो हमारे बच्चे का, 2 बच्चे का, 3 बच्चे का ड्रेस, कॉपी, पेंसिल, कलम, चौक जो भी है, वो पैसे तो बिना कोई मेहनत के हमें आ जाए। तो गरीबी कहीं आड़े नहीं आए, पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं गांव के लोगों पे काम करूं और उनको खेती के लिए, स्थानीय चीजों के लिए, किसी को कहूंगा बकरी आप पालते हो ना, 4 बकरी पाल रहे हो ना, इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो, इसमें कोई खर्च नहीं है। और जिसको जो आप दशहरा और दिवाली में बेचते हो, इसको हर 2 महीने में बकरी बेचो ना। आपके बच्चों को पालने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत ही नहीं, बाकी जो आप कर रहे हो करते रहो। तो पहला काम तो हम ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का करें। स्वाभाविक तौर पर जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तब बाकी चीजों के बारे में वो सोच पाएंगे। तो ये काम मैं जरूर करूंगा। ये भी मैंने श्री जी से सीखा, अपने गुरु जी से। फादर एडविन के साथ वो लगातार मुझे कई बार जूम पे मुझे लाते रहे। और फादर एडविन चाइल्ड नेबरहुड पार्लियामेंट पे बहुत काम करते हैं पूरी दुनिया में। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो मुझे एज प्रिंसिपल नेबरहुड पार्लियामेंट की स्थापना करी। मैं वंडरफुल। तो अ, इसी नेबरहुड पार्लियामेंट, तो बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हों, गांव में गरीबी कभी भी, गरीबी रोकती है जरूर, क्योंकि पैसों की कमी से बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है कई बार। परंतु अगर हमारे चारों तरफ ये परिवेश रहे कि कोई भी जो बच्चा है उसकी शिक्षा ना रुके, तो ये कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है, तो आप सोचिए वहां से आशा की किरण जाग जाती है। तो श्रीकांत जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं वही भाग्य निर्माता हैं, क्योंकि हम ही बच्चों के जहन में ये सपने डालते हैं। और माना कि किसी का भी, किसी भी बच्चे से कॉलेज या स्कूल में पूछ लो कि आप क्या बनना चाहते हो, सब कहेंगे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, पायलट, साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर बनना चाहूंगा। अ, बहुत कम बच्चे कहते हैं मैं टीचर बनना चाहता हूँ। पर
मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब लोग चॉइस से टीचिंग जो होगी उनकी फर्स्ट चॉइस होगी, और हमारे टीचर्स को भी समुचित जो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगा सोसाइटी में। मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट मिलता है, पर सिर्फ मतलब उन्हें सपोर्ट भी मिलना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से ये काम इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो हम आज भी हमारा मैक्सिमम जो एजुकेशन है स्कूल में ही, रूरल एरिया में ही है। और कई बार जब बिहार का बात आता है तो सब कहते हैं बिहार की एजुकेशन बहुत खराब है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। मीडिया में इसका प्रचार ही ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पॉडकास्ट में जो टॉक शो करूंगी, मैंने सोचा था कि मैं उस पे कौन आएगा सबसे पहले। तो श्रीकांत जी, मुझे ये बहुत गर्व महसूस होता है कि आपके जैसे एक टीचर जो समाज में इतना अच्छा काम कर रहे हो, उनको मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करके मैं बहुत कुछ सीखी आपसे। शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिले करने के लिए। आप बहुत लोगों के जीवन में जागृति लाएं, और आपको बच्चे हमेशा अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में याद रखें। थैंक यू. So that's it from Nirmala Thakur from EduExcel. Thank you very much for being on the show. If you have any questions, I will put the link and email ID on the chat box, so you can respond to me accordingly. Thank you very much.